ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आंदा है? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट को किसी भी कंट्री में जाना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, किसी भी कंट्री में जाना है तो उसके बारे में थोड़ा सा डीप रिसर्च करके आए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, किसी कंसल्टेंट के पास वो जा रहे हैं तो कंसल्टेंट के बारे में रिसर्च करें, कंसल्टेंट के कम से कम गूगल रिव्यूज़ देख लें, उनके पास का रिकॉर्ड देख लें, उसके डायरेक्ट टाइप्स है या नहीं है, वो ऑथराइज है या नहीं है, वो पैसे की बात तो नहीं करता है, ये सारी की सारी चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, अब कंसल्टेंट की ड्यूटी बनती है कि कंसल्टेंट भी अपनी पूरी प्रिपरेशन रखे कि भाई जिस बच्चे को जाना है उस बच्चे के करियर की बात करे, उस बच्चे के भविष्य की बात करे और उसको जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसको बहकाया ना जाए। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कम रिसर्च करके आते हैं, कंसल्टेंट जो बोलता है वो स्टूडेंट को अच्छा लगता है, तो यहाँ स्टूडेंट भी गलत है और कंसल्टेंट मिसगाइड कर रहे हैं, वहाँ कंसल्टेंट भी गलत है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस इंडस्ट्री को सेव करना है, इस इंडस्ट्री को बचाना है, तो स्टूडेंट को पूरा इंटरेस्ट लेके अपना पूरे रिसर्च करने होंगे और कंसल्टेंट को अपनी मतलब अपने करियर पे ध्यान रखते हुए और सिर्फ क्योंकि उसका करियर तभी बनेगा जब वो स्टूडेंट का करियर बनाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री इस तरफ जा रही है कि जहाँ पे एक तरह से अंधेरा ही अंधेरा है, तो यहाँ कंसल्टेंट को भी देखना होगा कि उसका करियर तभी बनेगा जब बच्चे का करियर बनाएगा जी। सो ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗਾ? देखिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया अभी ऑस्ट्रेट की मीटिंग हुई है, उसमें मैं पार्टिसिपेट मैंने किया था, तो वहाँ पे हमने बहुत सारे सजेशन हाई कमीशन को दिए हैं। हाँ ठीक है कि पास्ट में एक तो आपको पता ही है कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट या फेक फंड्स एम्बेसी में पुट किए गए, दैट्स द रीज़न वहाँ पे मतलब जो बच्चे चले गए से तो उनको वापस डिपोर्ट किया है। साथ साथ में खासकर हरियाणा और नॉर्थ इंडिया को उन्होंने थोड़ा सा हाई अलर्ट में डाला, तो यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी सी कंसर्न हो गई हैं क्योंकि उनका असेसमेंट लेवल भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि भाई क्यों बच्चे का वीज़ा लगता है नहीं लगता। अगर लगता है तो बच्चा वहाँ पढ़े, तभी उसका असेसमेंट लेवल मेंटेन रहेगा या अपग्रेड होगा, अदरवाइज उसका असेसमेंट लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर देखा जाए तो अब धीरे धीरे पॉजिटिव आउटकम आने स्टार्ट हो गए हैं, एम्बेसी वीज़ा दे रही है अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं। बट कीप इन माइंड, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना है तो आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, अपनी जीटी पे काम करना पड़ेगा, कंसल्टेंट पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको खुद अपने हार्डवर्क करना होगा। हार्डवर्क में क्या निकलता है, देखिए एक बच्चे ने बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, ध्यान रखना कि वो पेपर बेस है, आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं। सबसे पहले आपका जो एकेडमिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट जो हों उसमें आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ में वो देखना चाहते हैं कि कोई गैप ना हो, गैप हो तो गैप में आपको एक्टिविटी देनी होगी, झूठ ना बोले, वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस ना करे। थर्डली, वो मांगते हैं 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर। असेसेबल, जेन्युइन असेसेबल होना चाहिए। जेन्युइन असेसेबल का मतलब ये है कि वो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो, मैनेज ना किए हों। मैनेज पता होता है कि एकदम 25 लाख रुपए डाल दिए, एकदम 30 लाख रुपए डाल दिए, उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं, बाद में कोई ट्रांजैक्शन नहीं, तो वो मैनेज किए होते हैं। और एक बैंक में एक अकाउंट में फ्लो चलता आ रहा है तो एम्बेसी को पता लगता है कि यस, स्टूडेंट की फैमिली फाइनेंशियल साउंड है जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेन्युइन असेसेबल का मतलब यही है कि आपका जो अकाउंट है उसका फ्लो अच्छा मेंटेन हो और उसमें मतलब डेबिट क्रेडिट पूरे होने चाहिए और फंड्स मेंटेन होना चाहिए, और जो आपके स्पॉन्सर हैं वो जेन्युइन असेसेबल हो, उनकी एनुअल इनकम अच्छी हो। एनुअल इनकम मतलब उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनकी ITR, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे। फिर आपके रिसर्च मैटर करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन देखता है कि भाई एक जेन्युइन स्टूडेंट को ही वीज़ा दिया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब स्टूडेंट्स ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने अब्रॉड जाना है और ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ये GT की जो बातें मैंने बताई हैं वो शुरू से ही आप अपना मेंटेन करना शुरू कर दें, इन चीज़ों पे ध्यान रखना शुरू कर दें, इन चीज़ों को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करें। जो टास्क मैंने बताया, जो GT की जो डॉक्यूमेंट्स बताए वो कंप्लीट करोगे तो आपका वीज़ा निकलेगा। कनाडा की बात करें, कनाडा अगेन वीज़ा देना स्टार्ट हो चुका है। कनाडा हाई कमीशन पॉजिटिव वीज़ा दे रही है। अगर मैं देखूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी वीज़ा आए हैं, तो हाँ ठीक है, प्रोसेस स्लो हो गया था, लेकिन अगेन सक्सेस रेट हाई हो रहा है डे बाय डे। रजनीश है जी, मोगा से बिलोंग करता है। एक बार ये बच्चा रिफ्यूज़ है, 12th पास आउट है और ये बिजनेस प्रोग्राम में कनाडा में जा रहा है। दूसरा बच्चा जी, जॉर्जियन कॉलेज में बच्चा जा रहा है जी, रवि, और ये बच्चा बॉम्बे से बिलोंग करता है। 6 बैंड इस बच्चे के हैं और इस बच्चे को 6.5 बैंड है। ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में बच्चा जा रहा है जॉर्जियन कॉलेज में। नेक्स्ट सरबजीत है और सरबजीत का वीज़ा आया है ये बिजनेस प्रोग्राम में, और ये बच्चा बठिंडा से बिलोंग करता है। इसके 6 ईच है।
नेक्स्ट मैं बच्चे की बात करूं तो ये सरप्रीत स्टूडेंट है, अमृतसर से बिलोंग करता है। 6 ईच एक बार इस बच्चे का रिफ्यूज है और इस बच्चे का कोनेस्टिगा कॉलेज के लिए वीज़ा आया है। नेक्स्ट स्टूडेंट है जी शिवम, ये बच्चा जलंधर से बिलोंग करता है और इस बच्चे की जो प्रोफाइल की बात करूँ 6.5 बैंड नो लेस देन 6 है और इस स्टूडेंट का वीज़ा अभी रिसेंट इनटेक के लिए सारे बच्चे हैं जिनके वीज़े आए हैं। एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है संजीव और इस स्टूडेंट्स के 7 बैंड है, एक बार ये बच्चा भी रिफ्यूज है एंड इस बच्चे का वीज़ा निकला है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के वीज़े आ रहे हैं बशर्ते कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है और आप एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं तो फाइनली आपका वीज़ा लगेगा। अगर मैं वेस्ट ओवरसीज की बात करूं, वी आर द RCIC मेंबर रेगुलेटेड कैनेडियन नेविगेशन कंसल्टेंट। वी हैव द 2 ऑफिस इन कैनेडा, वन इन सिडनी सिटी नोवा स्कोशिया एंड सेकंड वन इन मिसिसागा टोरंटो में। तो अगर आप भी कनाडा जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, एक तो इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू आपकी फाइल लगती है, दैट इज़ वेस्टर्न ओवरसीज। सेकेंडली आपका वहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाएगा, चाहे आपको अकोमोडेशन में प्रॉब्लम है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉलेज चेंज करना है, कोर्स चेंज करना है, आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना है, हर एक स्टेप पे हम आपकी हेल्प करेंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने वेस्टर्न ओवरसीज से वीज़ा लिया है, आप कनाडा जा रहे हैं तो आपकी टेक केयर करना हमारी ड्यूटी बनती है जी। प्रदीप यूके सर, वीज़ा दे रही है, अच्छा यूके वीज़ा दे रही है। ओके, अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का हमारा क्या नाम है सेशन हुआ है तो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अप्रोक्स आप कह सकते हो 99.99% हाई कमीशन वीज़ा दे रही, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है बच्चे का और यहाँ अगर गैप भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक गैप बच्चा फिल कर रहा है तब तक वीज़ा आता है। 45 ईयर की एज के फैमिली के भी हमने वीज़े लगवाए, स्टूडेंट वीज़ा। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ है उनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है और बच्चे का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर होता है तो उसके हाई सक्सेस रेट रहता है। तो आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जा सकते हो, मतलब अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को या स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। या मैरिज है आपकी 1 दिन पुरानी है, मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हो, आपका स्पाउस से 10th पास है, तब भी वीज़ा आ जाएगा। तो जो बच्चे यूके सोच रहे हैं वो जरूर आए क्योंकि यूके का सक्सेस रेट आज की डेट में हाई है। सेकेंडली जो बच्चा यूके जा रहा है वहाँ उसका बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद मतलब यूके जब से यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहा है तब से उन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा ओपन किया है। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा मतलब क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में बच्चे कम है, दूसरा क्या नाम है मैन पावर की कमी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लोग सारे बाहर हो गए हैं। अब उनको वीज़ा लेके ही आना होगा तभी वो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर नहीं कर सकते। तो इन्होंने स्टडी कंप्लीट करने के बाद बैचलर और मास्टर्स, आपको 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिसको ग्रेजुएट रूट बोलते हैं, उसमें 2 साल का आपका वर्क वीज़ा है। 2 साल के वर्क वीज़ा में आप अपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम में अपना क्या नाम है स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 70 पॉइंट जब आपके बन जाएंगे तो आपको 5 ईयर का स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलेगा और 5 साल लगातार काम करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मतलब PR, और 1 साल PR के स्टेटस के बाद यू आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। तो आज की डेट में अगर हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज आपकी हेल्प कर सकता है बिकॉज वेस्टर्न ओवरसीज ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट और हमारे मोस्टली यूनिवर्सिटीज कॉलेज के साथ डायरेक्ट टाइप्स हैं। हम बताएंगे कि किस तरीके से आपने अपना इंटरव्यू क्लियर करना है, हम बताएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन से प्रोग्राम में आपका वीजा लग सकता है। अच्छा प्रदीप सर, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स वेट कर रहे ਨੇ रिजल्ट ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कुछ एडवाइस ਕਰਦੇ ਹੋ? किस कंट्री की आप बात करना चाह रहे हैं? मैं कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए जिसकी फाइल लगी हुई है हाँ, तो आप वेट करिए ना, आप वेट करिए। अगर आपका कनाडा की फाइल लगी हुई है और आपका वीजा नहीं आ रहा तो वेब फॉर्म रेज करिए, वीजा लगेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। हाँ, जिन बच्चों की फाइलें बहुत ज्यादा टाइम की हो चुकी है, आपका अगर जो इनटेक है वो लग चुका है तो प्लीज अगले इनटेक में डेफर करके वो आप अपना क्या नाम है प्रोड्यूस करिए। कोई आइडिया, रफली आइडिया 2 महीने 3 महीने तक अगर देखिए आज की डेट में सक्सेस रेट हाई है। आज की डेट में डे बाय डे स्पीड अप कनाडा हाई कमीशन पकड़ रहा है। तो 15 दिन में भी वीजे आ रहे हैं, महीने में भी वीजे आ रहे हैं। और इवन ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन की बात करूं, उन्होंने भी रिजल्ट्स बड़े स्पीड अप कर दिए हैं और डेट वाइज वो उठा रहे हैं। जिनकी पहले फाइलें लगी हैं उनको वो पहले उठा रहे हैं। तो डे बाय डे मतलब हर एक एम्बेसी आपके करियर को लेके सिंसियर होती जा रही है और रिजल्ट्स आपको टाइमली देंगे जी। सो साडे स्टूडेंट्स ये एजुकेशन फेयर है जी। मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अप्रैल मंथ में हमने 9 एजुकेशन फेयर रखे हैं जी अपनी ब्रांच के अंदर ही। मैं जहाँ जहाँ विजिट करूँगा वहाँ जिस ब्रांच में विजिट करूँगा उस ब्रांच में एजुकेशन फेयर होगा। मेरी टीम पूरी वहाँ पे अवेलेबल होगी जो आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, USA, यूरोप हर एक कंट्रीज़ की काउंसलिंग देगी। मैं भी मिलूँगा आपको, मेरी टीम भी मिलेगी और ऑन स्पॉट असेसमेंट करके हम आपको बताएंगे कि
कि भाई आपका किस कंट्री में वीज़ा लग सकता है। जो बच्चे इन एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे या ऑन स्पॉट एडमिशन लेंगे उनको सर्विस चार्ज में 50% डिस्काउंट मिलेगा। 6 अप्रैल, कमिंग 6 अप्रैल वेडनेसडे के दिन पटियाला में ये एजुकेशन फेयर होने जा रहा है, जो कि 12 बजे स्टार्ट होगा। 8 अप्रैल फ्राइडे के दिन अमृतसर में एजुकेशन फेयर है वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में। 9 अप्रैल सैटरडे के दिन जलंधर वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में ये एजुकेशन फेयर है। 13 अप्रैल अगेन वेडनेसडे भटिंडा वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में एजुकेशन फेयर है। 16 अप्रैल सैटरडे करनाल में वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में मुगल कनाल में एजुकेशन फेयर होगा, जो कि 12 बजे स्टार्ट होगा। और 20 अप्रैल को दिन वेडनेसडे है, कुरुक्षेत्र ऑफिस में जो न्यू बस स्टैंड है उसके सामने वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है, 12 बजे एजुकेशन फेयर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 26 अप्रैल ट्यूसडे के दिन आप अम्बाला वेस्टर्न ओवरसीज विकास विहार में वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में इस एजुकेशन फेयर में ऑन स्पॉट असेसमेंट करा के आप अपना 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा 28 अप्रैल को थर्सडे के दिन चंडीगढ़ सेक्टर 35C वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में ये एजुकेशन फेयर होने जा रहा है। और 30 अप्रैल लास्ट हमारा एजुकेशन फेयर होगा सैटरडे के दिन 30 अप्रैल को सोनीपत ऑफिस में, जो कि सुभाष चौक पे है। किसी भी कंट्री में आपने जाना है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, मैजिक कुछ नहीं है सर। कंसल्टेंट का एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, और आप कंसल्टेंट की एक जेन्युइन गाइडेंस मैटर करती है। उसी बेस पे एक बच्चे का वीज़ा लगता है। और अगर यहाँ पे एक ऐसा कंसल्टेंट से आप फाइल लगवाते हैं जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके भविष्य के साथ वो खिल जाएगा और आपका भविष्य खराब हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके करियर की बात है, एक बार अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो दोबारा वीज़ा लेना बड़ा टफ हो जाता है। एक जेन्युइन कंसल्टेंट से आप फाइल लगाइए, एक जेन्युइन कंसल्टेंट से के पास जाके पूरे रिसर्च करके अपनी फाइल लगाइए। मैं नहीं कहता वेस्टर्न ओवरसीज के पास से लगवाइए, मैं कहता हूँ जो कंसल्टेंट आपके करियर की बात करे, जो कंसल्टेंट के डायरेक्ट टाई अप हो, जो कंसल्टेंट खुद पेन ले। अब यहाँ कंसल्टेंट बहुत सारे बैठे हैं, टाई अप भी है, लेकिन वो तो मिलते ही नहीं है स्टूडेंट से, वो अपने स्टाफ से ही करवाते हैं। तो सर यहाँ पे जो ओनर है उसका भी एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर वो पेन लेता है, वो आपसे खुद मिलता है, वो आपकी फाइल पे वर्क करता है, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि वीज़ा आएगा। मैम आप बिलीव करना, हफ्ते में 6 दिन होते हैं, मैं 3 से 4 दिन मैं अपनी बैकएंड टीम के साथ बैठता हूँ, जहां ऑफर अप्लाई होते हैं, और जहां पे एडमिशंस बनती हैं, जहां एसओपी बनती हैं, जहां पे इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी होती है। हम एक एक केस को देखते हैं अच्छे तरीके से, मतलब पूरा केस बार बार चेक होता है। कहीं अगर बच्चे का ऑफर गलत अप्लाई हो रखा है तो हम बच्चे से बात करते हैं, यार तेरा इसमें वीजा नहीं आएगा, आप थोड़ा सा इसको कोर्स चेंज करिए। ठीक है। बच्चे को फर्स्ट एंड पे ही हम दे देते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फाइलिंग के लिए, और बच्चे की एसओपी अच्छे तरीके से बनाते हैं। एसओपी को बच्चे को दिखाते हैं, बच्चे से उस पर रिसीविंग लेते हैं कि यार ये एसओपी आप बार बार पढ़िए, उसमें कुछ कमी आपको लगती तो हमें बताइए। फिर फाइल दोबारा चेक होती है, देन वी पुट द फाइल इन द हाई कमीशन। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये पेन खुद लेता हूँ। तो अगर क्योंकि ये पेन मैं नहीं लूंगा तो शायद सक्सेस रेट डाउन हो जाएगा। तो ठीक है, हम मेरे और भी काम है, मुझे ऑफिस में विजिट करना है, मुझे क्लाइंट से भी मिलना है, लेकिन ये काम भी मैंडेटरी है, क्योंकि हर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं। देखिए मैं महीने में विजिट करता हूँ मैं, और इसके अलावा जो बच्चा मेरे से मैं नहीं मिल पाता तो वो क्या नाम है, मेरे से जूम कॉल पे भी मेरे ऑफिस में आके हो सकता है। सेकंडली दूसरी बात है, सेल तो होगी, हमने ऑफर लेटर मतलब बच्चे को इनरोल तो कर लिया, व्हाट अबाउट द वीजा? बात तो दो ही, देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के दो ही है, एक सेल मतलब इनरोलमेंट, और एक उसका वीजा। मैं सेल बढ़ाता रहूं, वीजा दूना, फायदा क्या है? तो यहाँ वीजा बढ़ाने के लिए उस पर बैठना पड़ेगा। स्टाफ तो काम कर ही रहा है, बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है मेरे पास, बट साथ साथ में मेरा बैठना भी वहाँ जरूरी है। हर एक फाइल को ईगल आई रखनी जरूरी है, ताकि इस बच्चे का मतलब कहीं ना कहीं कम से कम हमारी गलती के कारण तो वीजा रिजेक्ट ना हो। कितना टाइम लग जाता है एक स्टूडेंट दी फाइल दे ऊपर काम करने में? देखिए मैम, स्टूडेंट तो चाहता है कि जी आज ही फाइल लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते तब तक वो फाइल हम नहीं लगाते हैं। पूरे वर्क करते हैं। ऑफर लेटर का जो हमारा टर्न आउट टाइम है
टर्न अराउंड टाइम है वो 24 घंटे है ओके और फाइलिंग लॉजमेंट का जो टाइम है वो 48 घंटे से 72 घंटे है। अच्छा डिपेंड भी दो करता तो है, दिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे Okay. तो फाइल नहीं लगेगी, सारे डॉक्यूमेंट टाइमली कंप्लीट होने चाहिए। तो हम 48 आवर के अंदर कोशिश करते हैं बच्चे की फाइल लगे। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे कोई कॉलेज भी, है चाहे कॉलेज है चाहे सरकारी है यूनिवर्सिटी, प्राइवेट जी 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 ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ सितंबर इनटेक कुछ बचियां सीट्स अगर अप्लाई करना जी होवे डेफिनेटली। अगर सितंबर इनटेक में आप जाना चाहते हैं तो अभी भी कनाडा ओपन है। मैं खुद अभी मई में ICF की मीटिंग है टोरंटो, वहाँ जा रहा हूँ। ओके और 15 दिन बाद मैं जून में मेरा क्या नाम है नाफसा US में विजिट्स हैं और मेरा पर्पज़ यही है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज से हम डायरेक्टली मिले। तो अगर सितंबर इनटेक की आप बात करें तो सितंबर इनटेक स्टिल अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के लिए, सितंबर इनटेक UK के लिए अवेलेबल है, आपका जुलाई इनटेक ऑस्ट्रेलिया के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यूरोप की बात करें तो यूरोप में इनटेक अवेलेबल है, मतलब हर एक कंट्रीज़ के लिए अपकमिंग इनटेक अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਮੌਕਾ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ UK ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ USA ਐਂਡ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए US तो हर एक बच्चे का नंबर वन थोड़े डेस्टिनेशन अपॉइंटमेंट्स को है। लेके थोड़ी देरी लग रही देखिए थी ये सब चीजें तो हाँ। चलती रहती हैं, Okay. लेकिन सॉर्ट आउट भी ऐसी बात नहीं है, अपॉइंटमेंट मिल भी रही है। राइट बात ये है कि US का सपना तो हर एक बच्चे का है, लेकिन बात है कि आप बच्चा हार्डवर्क कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि US का जो वीज़ा है वो टोटली विदाउट पेपर बेस है, पेपर बेस नहीं है। आप हाई कमीशन की साइट पे जाना कहीं नहीं लिखते वो कि भी पेपर बेस। वो कहते हैं कि हमारे वीज़ा ऑफिसर इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। ओके तो यहाँ पे US में वीज़ा लेने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग स्किल्स, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपको समझ वहाँ पे नहीं करना, ठीक है? आपने मतलब क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर देना है बड़ा काम होके, बड़ा सॉफ्ट मैनर में। दूसरी बात, आपकी एजुकेशन ठीक होनी चाहिए और आपके पास फंड अपने अवेलेबल हों। थर्ड पार्टी स्पॉन्सर करेगी, वीज़ा आने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके जहाँ यहाँ कंसल्टेंट बोलते हैं कि जी एनीबडी कैन स्पॉन्सर और हम फंड दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वो फंड के पैसे गए आपके। यहाँ पे अगर US आपने जाना है तो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे होने चाहिए, चाहे आपने किसी से उधारे भी लिए हों, ठीक है, चाहे आपने कहीं से भी वो पैसे डाले हों, वो आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि सक्सेस रेट सिर्फ आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे होंगे तो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, दादा दादी स्पॉन्सर कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, चाचा ताऊ भी कर सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा के अकाउंट में पैसे हों तो दैट विल बी गुड वन, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जब आपने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट दिए हैं अपना क्या नाम है I-20 लेने के लिए, तो I-20 जब आप इशू होती है तो सर्विस डिपार्टमेंट में आपके सारे डॉक्यूमेंट जड़े ने चले जाते हैं। ठीक है। और हाई कमीशन यहाँ से सर्विस के थ्रू चेक करती है कि इसके डॉक्यूमेंट क्या हैं। ओके ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब आप पे अपनी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को भेज रहे हो, वही डॉक्यूमेंट लेके आपको एम्बेसी में रिप्रेजेंट होना है। आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। थर्डली, आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, क्योंकि जब आपकी I-20 3-4 होंगी ना तो वो सर्विस में आ जाएंगी और एम्बेसी को पता होगा कि ये बच्चा जेन्युइन है, इसने डीप रिसर्च की है, 3-4 I-20 इसने अरेंज की है और इसने एक I-20 पे अप्लाई किया है। तो अब होता क्या है, बैड लक क्या है कि हर एक यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस होती है, बच्चा देने में बिलीव ही नहीं करता। वो एक चाहे कंसल्टेंट कमी रख लेते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, या स्टूडेंट भी अपनी एप्लीकेशन फीस देने में बिलीव नहीं करता। जब तक आप 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करते और 3-4 में से कम 2 I-20 तो आपके पास कम से कम होनी चाहिए, 3 हो तो और वेल एंड गुड हो, 4 हो तो और वेल एंड गुड हो। ये हाई कमीशन के पास पहले ही अलर्ट पहुंच जाता है कि मिस्टर एक्स वीज़ा अप्लाई कर रहा है और इसकी 4 I-20 आई है, 4 में से ये यूनिवर्सिटीज़ ने क्या नाम है ऑप्ट की है। तो एम्बेसी को पता है यार स्टूडेंट इज वेरी जेन्युइन एंड ही डिड लॉट ऑफ रिसर्च एंड ही हैज ऑलरेडी 4 I-20 एंड आउट ऑफ 4 ही इज गोइंग इन पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज। तो ये एक बच्चे का पॉजिटिव पॉइंट्स हो जाता है और उसकी क्रेडिबिलिटी जबरदस्त हो जाती है। ठीक है, कि ये बच्चा रियली में जेन्युइन है, एम्बेसी देखो बोलेगी कि बच्चे ने डीप रिसर्च किया, बच्चे का वीज़ा लगेगा।
तो ये अगर आपने कर ली तो आपका वीज़ा लगेगा, नहीं तो चांसेस कम हो जाएंगे। ਜੀ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟਾਫ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, USA, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UK ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲਸ 'ਚੋਂ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹਾਲਾਂकि ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਚਾਂसेस जद के ज़्यादा होंगे ने। देखिए मैम, ये आप बोल रहे हैं हर एक कंसल्टेंट नहीं करता है, ठीक Okay. है। वेस्ट ओवरसीज यूरोपियन कंट्रीज को प्रमोट करता है एंड वी हैव गुड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। हाँ यस, अगर बात करें कि 10 में से 2 ही कंसल्टेंट कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं बच्चों की तादाद भी कम है। ओके, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन स्टिल वी हैव गुड एप्लीकेशंस। इसके पीछे रीज़न ये है कि बच्चा पहले सोचता है कि मैं कनाडा जाऊँ जहाँ पे जो इमिग्रेंट कंट्री है, फिर ऑस्ट्रेलिया देख लूँ, US देख लूँ, ठीक है। UK देख लूँ, फिर यूरोप देख लूँ, बाद में यूरोप की सोचते हैं, एंड दे विच न्यूजीलैंड सोच लूँ या यूरोप की बात करते हैं। ठीक है। बट यूरोप में भी एक बहुत अच्छे नंबर्स में बच्चे आज की डेट में जा रहे हैं, जर्मनी खासकर, नीदरलैंड, इसके अलावा डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, आपका पोलैंड, माल्टा, हंगरी, ये स्विट्ज़रलैंड, और इसके अलावा इटली। हमने बहुत पहले क्या नाम फिनलैंड में बहुत बच्चे भेजे हैं। ओके, तो ये सारे कंट्रीज हैं, बट है क्या कि कंट्री छोटे हैं और उनके पास स्टडी कंप्लीट, कुछ कंट्रीज में वर्क वीज़ा नहीं है, कुछ कंट्रीज में है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है ओके, और मतलब जॉब सीकर वीज़ा है। आप उसमें अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका क्या नाम है आगे वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज में बच्चा जा रहा है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे की अगेन पहले वही रहती है जो इमिग्रेंट कंट्री है, जहाँ पे ज़्यादा वेलकम होता है। बट स्टिल बहुत बढ़िया एप्लीकेशन वेस्ट ओवरसीज यूरोपियन कंट्रीज में के लिए कर रहा है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो इंटरव्यू बेस ये वीज़ा है पूरे यूरोपियन में। आप आइल्स करें, वेल एंड गुड, अदरवाइज विदाउट आइल्स पीटी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। MOI बेस पे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका इंग्लिश है, तो उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा, अगर आप यूरोप कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको एक जेन्युइन गाइडेंस मिलेगी। हम हज़ारों बच्चे ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज में भेज चुके हैं, तो अगर आप भी अपना सक्सेस रेट मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आप भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अगर आप अपना वीज़ा लेना चाहते हैं तो वेलकम होगा जी आपका। आप आइए, आपको जेन्युइन गाइडेंस के साथ आपके डेस्टिनेशन पे हम भेजने में पूरी कोशिश करेंगे। साथ साथ में मैम हम एक रियलिटी टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। टाइम बहुत थोड़ा, क्योंकि अगर आपको भी फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस रिमूव करनी है और रियल असेसमेंट लेनी है और 15,000 रुपये आपने ख़राब नहीं करने, तो ये रियलिटी टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और आपको इन रियलिटी आइल्स रियलिटी टेस्ट में या PT या CD आइल्स रियलिटी टेस्ट में बैठ के पता लगेगा कि यस इसी चीज़ की मिसिंग थी। तो आइए आप 7 अप्रैल को आइल्स रियलिटी टेस्ट आप पटियाला में दे सकते हैं, 9 अप्रैल को अमृतसर में, 14 अप्रैल को कैथल, 21 अप्रैल को चंडीगढ़। इसके अलावा PTE एंड CD आइल्स रियलिटी टेस्ट 6 अप्रैल को होने जा रहे हैं। लॉगिन करें ieltsrealitytest.com ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।